इस बार अगर आप लोग भी एयरफोर्स वाई ग्रुप में सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपनी एक सीट को पक्की करना चाहते हो, तो आज का क्लास आपके लिए है। क्योंकि आज के इस क्लास के अंदर आपके जैसा एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा उसी तरीके से सारा सवाल तैयार किया गया है। जिस सब्जेक्ट से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा उसी तरीके से आज का जो पेपर है वो तैयार किया गया है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हो कि इस बार हम अपनी एक सीट को पक्की कर लें, तो बस मैं जितना क्वेश्चन को करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लोग अपने ध्यान में सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश के प्रश्न, क्योंकि आपके एग्जाम में इंग्लिश से टोटल 20 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा और आपके एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे भी मैंने उतने ही प्रश्न सेट किए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे आप लोग को आर्टिकल पूछ रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या आर्टिकल फिल करेंगे। हमारा सवाल कह रहा है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर जिन बच्चों को पता है मैं आप लोग को बता देता हूँ कि बेस्ट से पहले द का प्रयोग होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि बेस्ट के पहले किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो बेस्ट के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस्ट आ रहा है तो यानी कि यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको यह चीज़ याद रखना है कि बेस्ट के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो सवाल हमारा कह रहा है कि हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 मील्स ए लॉन्ग डिस्टेंस टू बाल्क। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि 10 मील्स ए लॉन्ग डिस्टेंस टू बाल्क। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इसको कैसे बनाना है आप लोग को याद रखना है कि जब भी निश्चित दूरी या राशि का बोध हो वहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैंने क्या बताया कि निश्चित दूरी या राशि का बोध होने पर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखना है कौन सा वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब। तो इसमें से बताइए कि सिंगुलर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इज। 10 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू बाल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको भी याद रखना है तरीका, क्योंकि इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्लूरल ऑफ ऑक्स, यानी कि ऑक्स का मतलब आपसे प्लूरल पूछ रहा है। तो ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो ऑक्सेन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, यानी कि यहाँ पे आप लोग को कौन सा करेक्ट स्पेलिंग लिखा हुआ है बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो मीनिंग लिखा हुआ है ये हमारा करेक्ट मीनिंग है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, करेक्ट स्पेलिंग वर्ड से सवाल आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। ही इज ए जेलिस माई सक्सेस, बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। ही इज ए जेलिस ऑफ माई सक्सेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द सिनोनिम ऑफ डिलिब्रेट। तो आप लोग को साइनोम का मतलब सबसे पहले पता होना चाहिए। ये आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है परिवाचित शब्द। तो इसका जो परिवाचित शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो परिवाचित शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरनेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फाइंड द एंटोनोम, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, एंटोनोम का मतलब आपसे विलोम पूछ रहा है। एंटोनोम का मतलब आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंटोनोम का मतलब क्या होता है, विलोम। हम्बल का विलोम आपसे पूछ रहा है, तो आपको याद रखना है कि हम्बल का विलोम होता है एरिगेंट, ओरोगेंट होता है। यहाँ पे अगर उच्चारण में इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ से आप लोग को दो सवाल और बताता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम, और यहाँ से दो सवाल आपको दो सवाल और बताना है। सबसे पहले आप लोग बताइए कि हैप्पी का विलोम क्या होता है। सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि हैप्पी का विलोम क्या होता है। और एक आपसे पूछ सकता है,
तो आप लोग को बताना है कि हैप्पी का विलोम शब्द क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिफाई द एरर इन द सेंटेंस, यानी कि आप लोग को एरर बताना है कि सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। ही प्रीफर्ड कॉफ़ी देन टी इन द मॉर्निंग, नो एरर। तो आप लोग को याद रखना है कि इसमें जो एरर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है कॉफ़ी देन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडम, यानी कि आपसे आइडम का मतलब क्या होता है, मुहावरा, यानी कि आपसे मुहावरा पूछा जा रहा है। तो इसका जो मुहावरा होता है एट द 11th आवर, आप लोग को बताना है कि इसका मुहावरा क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एट द वेरी लास्ट मूवमेंट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टेशन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इसका आप लोग को उत्तर बताना है। सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टेशन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लोग डिकेड का प्रयोग करेंगे, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ आइडम, यानी कि आइडम का मतलब मैंने क्या बताया था कि आइडम का मतलब होता है मुहावरा। तो मुहावरा आपसे पूछ रहा है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, सवाल कह रहा है कि बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। तो इसका जो मुहावरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वर्क एक्सट्रीमली हार्ड विदाउट रेस्ट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजक्शन। नो सीनर डैट द ट्रेन अराइव द पैसेंजर रशेड इनटू इट। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करेंगे किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग देन का प्रयोग करेंगे। देन का ऑप्शन नंबर बी में है देन का। नो सीनर डिड द ट्रेन अराइव देन द पैसेंजर्स रशेड इनटू, हाँ यहाँ पे देन का ही प्रयोग करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए और जिस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को पता रहेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देना है तो आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चेंज द वॉइस, यहाँ पे आप लोग को इसको वॉइस में चेंज करने के लिए बोल रहा है। सवाल कह रहा है कि हु पेंटेड द पिक्चर। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको अगर वॉइस में चेंज करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बाय हुम वाज द पिक्चर पेंटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है फाइंड द सिनोनिम, यानी कि देखो सिनोनिम से फिर से क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि आप लोगों का इसका परिवाची शब्द बताना है। तो इसका परिवाची शब्द क्या होगा, यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसका जो परिवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है चेंज द नरेशन। अब नरेशन से क्वेश्चन आ चुका है। सवाल कह रहा है ही सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसको नरेशन में चेंज करना है। सवाल है ही सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो देखिए इसको नरेशन में हम लोग अगर चेंज करेंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ही सेड डैट आई कुड सोल्व डैट प्रॉब्लम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये नरेशन में चेंज करके दिया गया है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फिर से यहाँ पे नरेशन से ही क्वेश्चन आ चुका है। नरेशन से आपके एग्जाम में भी सवाल आएगा। चेंज द नरेशन सी सेड टू हिम डोंट मेक ए नॉइज। सवाल कह रहा है कि सी सेड टू मी डोंट मेक ए नॉइज। तो इसको आप लोग नरेशन में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी फॉरवेड हिम टू मेक ए नॉइज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि चेंज द वॉइस, इसको वॉइस में चेंज करने के लिए बोल रहा है। नरेशन और वॉइस आप लोग बनाने के लिए सीख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में आएगा। सवाल कह रहा है कि द टीचर पनिश्ड द बॉय, सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि द टीचर पनिश्ड द बॉय। तो यहाँ पे हम लोग इसको अगर वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा द बॉय वाज, यहाँ पे ये हो जाए, देखिए लास्ट वाला हमारा शुरू में आ जाता है। तो यहाँ पे द बॉय बाज का प्रयोग करेंगे फनिश्ड बाय द टीचर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सेंटेंस गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर। तो यहाँ पे आप लोग को किस चीज़ का यहाँ पे होगा, राइट आंसर हो जाएगा सिंगल पर्सन विथ एब्सोल्यूट पावर। तो यहाँ पे हम लोग ऑटो क्राई का प्रयोग करेंगे। ऑटो क्राई ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। यहाँ से भी सवाल पूछा जाएगा, स्पेलिंग वर्ड से भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा स्पेलिंग वर्ड सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो स्पेलिंग वर्ड लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा, LIEUTENANT, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइंड द सिनोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। देखिए यहाँ से सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में आएगा। अब यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कि ट्रांसपेरेंट का विलोम, तो ट्रांसपेरेंट का विलोम क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि ट्रांसपेरेंट का जो विलोम होगा वो क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हमारा जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, जो कि हम लोग 21 से 25 तक देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न चुनिंदे प्रश्न है, एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा। बस आप लोग जिस सवाल का उत्तर आप लोग को पता होगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। सवाल को याद रखिएगा कि डेविस कप का जो संबंध है वो किस खेल से है। तो आपको याद रखना है कि डेविस कप का जो संबंध हो जाएगा वो लॉन टेनिस से हो जाएगा। लॉन टेनिस ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, इसको याद रखना है। सवाल आपसे पूछेगा कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो आप लोग को बताना है कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो मेजर ध्यानचंद्र को कहते हैं, मेजर ध्यानचंद्र को क्या कहते हैं, तो हॉकी का जादूगर कहते हैं। दूसरा सवाल याद रखिएगा कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। ये भी काफ़ी बार सवाल पूछा जा चुका है कि जो थॉमस कप होता है वो किस खेल से संबंधित होता है। तो आपको याद रखना है कि पुरुष बैडमिंटन से थॉमस कप का संबंध होता है। पुरुष बैडमिंटन से किस चीज़ का संबंध होता है, तो थॉमस कप का होता है। थॉमस कप का किस खेल से संबंधित है, तो पुरुष बैडमिंटन से है। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता नरेश था। बताना है कि एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता नरेश था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताना है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कागी नदी, अमेजॉन, नील या फिर लिम्पोपो। तो आपको याद रखना है कि जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है उस नदी का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांगो नदी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, कांगो नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1913 में अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी। सवाल इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले याद रखिए गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में। अब हमारा सवाल कह रहा है कि 1913 में अमेरिका में गद्दार पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो याद रखना है किसने की थी, तो लाला हृदय लाल ने की थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है, सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना या पूरा गठन किया था। तो आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। क्या मैंने बताया, सवाल आपसे पूछेगा कि भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना या पुनर्गठन किया था। तो आपको आंसर बताना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन और नौजवान भारत सभा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। तो आपको याद रखना है कि जो अमीनो अम्ल होता है वो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जिसको याद रखना है। पहला सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो आप लोग को याद रखना है कि जो सर्वग्राही रक्त समूह है वो कौन है, तो ए बी है। तीसरा सवाल याद रखना है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आपको बताना है कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिनों का होता है, तो 120 दिनों का होता है। यहाँ से मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, तीनों ही पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संसद के निचले सदन को क्या कहा जाता है? सवाल याद रखना है कि भारतीय संसद के जो निचले सदन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना है कि जो भारतीय संसद के निचले सदन होते हैं उसे हम लोग लोकसभा कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, लोकसभा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, एक पॉइंट को यहाँ से याद रखना है कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है कि बिहार में जो विधानसभा की सीट हैं वो 243 है। ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। बताना है कि भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। सवाल को याद रखिएगा। सवाल कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है, उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो ये महात्मा गांधी का आत्मकथा है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जो कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से 2 पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले भारत के जो वर्तमान गृह मंत्री हैं वो कौन है? पहला सवाल आपको याद रखना है कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है कि श्री अमित शाह हो जाएंगे। अमित शाह हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट को याद रखना है कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत के जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं वो कौन हैं? तो आपको याद रखना है कि भारत के जो वर्तमान वित्त मंत्री हो जाएंगे वो श्रीमती निर्मला सीतारमन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? श्रीमती निर्मला सीतारमन, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सवाल को याद रखना है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा या फिर नागालैंड। तो आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल के आधार से जो भारत का सबसे छोटा राज्य होता है वो गोवा को कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? सवाल को याद रखना है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है कि रेबीज की टीके की खोज लुई पॉस्चर ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुई पॉस्चर। सवाल याद रखना है कि एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ का खोज किया था? ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि एडवर्ड जेनर ने किस चीज़ का खोज किया था? तो याद रखना है कि चेचक की टीके की खोज की थी। चेचक की टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। दूसरा सवाल याद रखिएगा कि कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी? ये भी सवाल पूछा जा सकता है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग को याद रखना है कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ की खोज की थी? तो कोशिका की। कब की थी? तो 1665 में, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो किसे घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि गंजा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है 8 मार्च, 10 दिसंबर, 5 जून या फिर 22 मार्च। तो आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, यहाँ से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि 5 जून को क्या होता है? तो आप लोग को याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दूसरा सवाल याद रखना है कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस। और एक चीज़ और मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। आपको याद रखना है कि
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो 22 मार्च को हमारा दो चीज़ होता है। सबसे पहले होता है क्या कि बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। दूसरा सवाल याद रखना है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और एक सवाल मैंने बताया कि 5 जून को क्या होता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सवाल याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है? यानी कि सवाल कह रहा है कि पृथ्वी की कौन सा ग्रह को हम लोग जुड़वा बहन कहते हैं? ऑप्शन है बुध, शुक्र, मंगल या फिर प्लूटो। तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी की जो जुड़वा बहन होता है वो कौन होता है? वो शुक्र होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सवाल क्या मैंने कहा कि सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि बुध ग्रह है, जो कि सबसे छोटा और सूर्य से निकट मतलब नज़दीक में है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है भारतीय वायुसेना दक्षिण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सवाल को याद रखिए। सबसे पहले याद रखिए कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। सवाल हम लोग का कह रहा है कि भारतीय वायुसेना के दक्षिण कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि इसका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हमारा रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। तो देखिए एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं बनाना आता है रीजनिंग उसको सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सॉल्व करने के लिए भी आप लोग को बताऊंगा, जो कि सारा ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। चलिए 36 नंबर सवाल कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में विषम जोड़ा चुनिए। बताना है कि इसमें से विषम जोड़ा आपको चुनना है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें से विषम कौन सा है, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में इस तरीके का पूछा जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए सवाल बनाने का। तो इसमें से यहाँ पे देखिए विषम, थोड़ा सा मैं आप लोग को गेस भी कर देता हूँ। आप लोग वर्ग निकाल के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। आप लोग वर्ग से आप लोग इसको पकड़ सकते हैं। बाकी बच्चे लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए ये सही है, ये सही है, ये सही है, और ये भी सॉरी ये गलत है। देखिए यहाँ पे मैंने देखो 12 का वर्गमूल कितना होता है? 12 का वर्गमूल आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए कि 12 का वर्गमूल कितना होता है। यानी कि 12 का वर्ग आपसे पूछा जा रहा है। तो 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है, 154 नहीं होता है। कितना होता है? 12 का 144 होता है। यानी कि हमारा विषम यही है। और हमारा सवाल भी कह रहा था कि विषम जोड़ा चुनिए। तो विषम जोड़ा तो हमारा यही हो गया, क्योंकि इसका होता है 144 और दिया कितना गया है? 154। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए यदि कूट भाषा में बी ओ बॉय को 4 लिखा जाता है तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा? देखिए इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसको बनाने के लिए आपको आना चाहिए। सवाल कह रहा है कि यदि कूट भाषा में BOY को 4 लिखा जाता है तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा? देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि गर्ल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए बॉय को 42 लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बॉय को पकड़ेंगे कि बॉय को 42 कैसे लिखा गया है। बी हमारा कितने नंबर पे आता है? बी हमारा आता है 2 नंबर पर, 2 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है? तो देखिए ओ आता है हमारा 15 नंबर पे। और फिर देखिए वाई कितने नंबर पे आता है? तो ये आता है 25 नंबर पे। अब आप लोग इसको सबको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद कितना आएगा? 42 आ जाएगा। 42 यानी कि हमारा तरीका तो पता चल चुका है कि किस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो जी हमारा कितने नंबर पे आता है? जी हमारा आता है 7 नंबर पे। आई हमारा कितने नंबर पे आता है? तो ये आता है 9 नंबर पे। इसी तरीके से हम लोग आर देखेंगे। आर हमारा आता है 18 नंबर पर, और एल जो आता है हमारा 12 नंबर पे आता है। अब आप लोग सबको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 46 आएगा। 46 देखिए देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 46। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी सिंपल तरीका से मैंने बताया है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस तरीके के सवाल आप लोग दोबारा बना पाइएगा फिर नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए श्रृंखला को पूरा करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 + 3। 2 में हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा।
5 में हम लोग फिर 5 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में हम लोग कितना ऐड करेंगे, 10 में हम लोग 7 ऐड करेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग 17 में 9 जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 26 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, राइट आंसर आ जाएगा। 26 प्लस आप लोग 11 कीजिए, राइट आंसर आ जाएगा 37, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जिस तरीक़े से मैंने बताया उसी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ए बी का बहन सी बी की माता है तो डी सी का पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध है। सवाल को याद रखना है कि ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, तो ए का डी से क्या संबंध है। तो देखिए इसका जो संबंध हो जाएगा वो पोता और नातिन का हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, शाम के समय सूर्यास्त के ठीक पहले यदि आपकी परछाई आपके ठीक दाईं ओर बन रही है तो आपका मुंह किस दिशा में होगा। सवाल समझिए क्या कह रहा है। सवाल एक बार दो बार पढ़ के आपको एग्जाम में उत्तर देना है, गलत उत्तर नहीं मारना है। सवाल हमारा कह रहा है कि शाम के समय है, सूर्यास्त के ठीक पहले यदि आपकी परछाई आपके ठीक दाईं ओर बन रही है तो आपका मुंह की दिशा किस दिशा में होगा। ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूरब या फिर पश्चिम। तो हमारा जो मुख होगा वो हो जाएगा किस दिशा में हो जाएगा, वो दक्षिण दिशा में हो जाएगा, क्योंकि शाम का जो सूरज पश्चिम में होता है जिसकी परछाई पूरब में बनेगी। यदि पूरब आपकी दाईं ओर है तो आपका जो मुख रहेगा ना वो दक्षिण की दिशा में ही बनेगा। हाँ, दक्षिण की दिशा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है। चलिए 42 नंबर हमारा प्रश्न है, 35 छात्रों की एक कक्षा में संजीत का स्थान ऊपर से 12वां है, नीचे से उसका स्थान बताना है। सवाल कह रहा है कि 35 छात्रों की एक कक्षा में संजीत का स्थान 12वां है तो नीचे उसका स्थान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। कितना कह रहा है, 35 छात्रों की एक कक्षा में संजीत का स्थान ऊपर से 12वां है, तो इसको सिंपल तरीका से सॉल्व करना है। कितना कह रहा है, 35 माइनस कितना कह रहा है, 12वां, फिर हम लोग +1 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा 24। इसको सॉल्व कीजिएगा 24 आ जाएगा। देखिए 24 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हमारा मैथ का प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं मैथ का प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न हमारा है, एक वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप लोग को इसका क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो याद कर लीजिए, जिनको नहीं पता है क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर यानी कि त्रिज्या हमारा कितना है, 7। आर जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या हमारा 7 है, यानी कि आर का स्क्वायर यानी कि 7 को हम लोग 2 बार लिखेंगे। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, कट कर लेंगे तो एक मराते ये कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सिर्फ आप लोग सूत्र याद रखिए, ईजिली आप लोग बना लीजिएगा। 44 नंबर हमारा प्रश्न है, यदि 12 मजदूर किसी दीवार को 8 घंटे में बना सकते हैं तो 16 मजदूर उसी दीवार को कितने घंटे में बनाएंगे। तो देखिए इसको भी आप लोग को सॉल्व करना आना चाहिए। इसको देखिए सॉल्व करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। सवाल इस तरीके का पूछा जाएगा, बनाने के लिए आप लोग को सीखना पड़ेगा। सवाल कह रहा है कि यदि 12 मजदूर किसी दीवार को 8 घंटे में बना सकते हैं, यानी कि जो 12 मजदूर है जो किसी दीवार को 8 घंटे में बनाता है तो 16 मजदूर उसी दीवार को कितने घंटे में बनाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है। सबसे पहले कितना मजदूर है, पहला मजदूर और कितना दिन लग रहा है, 8 घंटा, यानी कि ऐसे करना है। अब देखिए इतना करने के बाद फिर हम लोग करेंगे M2 × D2 कर लेंगे। फिर देखिए कितना है, 12 मजदूर है और कितना घंटा, 8 घंटा। फिर हम लोग कर लेंगे 16 और टाइम तो हमारा पूछ ही रहा है। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 6 घंटा आ जाएगा। देखिए बस आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग को तरीका देख लीजिए कैसे मैंने सॉल्व किया। M1 × D1 और फिर M2 गुने में D2, यहाँ पे D2 है, D2 लिखा गया है। बस ऐसे सेट करना है और यहाँ पे जैसे मैंने सेट किया इसी तरीके से आप लोग को सेट करना है। 12 मजदूर कह रहा है, 12 मजदूर यहाँ पे मैंने कर लिया। 8 घंटे कह रहा है, 8 घंटे यहाँ पे मैंने कर लिया। फिर यहाँ पे 16 मजदूर कह रहा है तो 16 मजदूर यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे कितने घंटे आएंगे, यानी कि टाइम तो पता नहीं है तो यहाँ पे टाइम का मैंने टाइम लिखा लिया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा टाइम आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 घंटा आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न है,
किसी वस्तु को इतना में बेचने पर इतना % का हानि होता है, तो इतना का लाभ करने के लिए विक्रय मूल्य उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारा क्रय मूल्य कितना है, इतना क्रय मूल्य हमारा है बट्टे में। तो देखिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सिंपल प्रश्न है, इसको आप लोगों को सॉल्व कीजिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न है, 3/5 को प्रतिशत में बदलने पर क्या मान प्राप्त होगा। सवाल को याद रखना है कि 3/5 को प्रतिशत में बदलने पर मान क्या प्राप्त होगा। तो देखिए इसको प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपल तरीका बताता हूँ। ऐसे कीजिएगा 3/5 × 100 कर लीजिएगा, बस आपका प्रतिशत में आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 60%। 60% देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 60%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब भी प्रतिशत में बदलने के लिए बोलेगा तो इस तरीका से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, इतना का राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। इसको निकालने के लिए साधारण ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए। तो जिनको याद है ठीक है, नहीं तो आप लोग इसको देख लीजिए। सूत्र होता है P × R × T बटे में 100। बस इस सूत्र पे इसको आप लोग सेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना है, इतना हम लोग लिख लेते हैं। कितना % है, 5% है। कितना साल है, 4 साल है। फिर बटे में क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सिर्फ आपको साधारण ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए, उसके बाद सूत्र पे आप लोग सेट करके आंसर इजीली ला सकते हो। चलिए 48 नंबर हमारा प्रश्न है, 24 और 36 का HCF और LCM क्या होगा। सवाल सिंपल सा है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि 24 और 36 का HCF और LCM क्रमशः क्या होगा। तो इसका जो LCM हो जाएगा वो 12 हो जाएगा और 72 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12 और 72। चलिए 49 नंबर हमारा प्रश्न है, इतना मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खंबे को कितने समय में पार करेगी। सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सवाल कह रहा है कि इतना मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतना प्रति मीटर घंटे की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। चाल बराबर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम लोग को सबसे पहले चाल निकालना होगा। चाल हमारा कितना है, 54 × 5 × 18। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इतना करने के बाद अब हम लोग को समय निकालना होगा। तो समय बराबर यानी कि टाइम बराबर जो सूत्र आपको कैसे से इतना करना है 150 बटे में 15 कर लेना है। इतना कर लेना है, इसको आप लोग कट कीजिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 10 सेकंड का हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हमारा लास्ट नंबर प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 2 संख्या इतना और इतना है, तो तीसरा संख्या क्या होगा। चलिए इसको भी आप लोग को निकालने के लिए पता होना चाहिए। क्या कह रहा है, 3 संख्या का औसत इतना है, यदि इनमें 2 संख्या 14 और 22 है तो तीसरा संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोग को कुल योग निकालना होगा। कुल योग हमारा कितना हो जाएगा, 20 × 3 यानी कि कितना हो जाएगा 16। इतना हो गया। फिर तीसरा संख्या क्या, फिर तीसरा संख्या हमारा कितना हो जाएगा, हमारा कितना आया था 16 आया था। 16 कर लेंगे, माइनस में कर लेंगे 14 + 22 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा, सॉल्व करके 24 आ जाएगा। 24 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम लोगों ने सारे ही प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में भी सवाल पूछा जाएगा। तो आप लोग का स्कोर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न का जो आंसर है वो सही दिया है। बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।